हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल कैंपस ज्ञान। आज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा जनरल फाइनेंशियल रूल 2017। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। ये वीडियो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले आता है हमारा रूल 1, जिसमें कि शॉर्ट टाइटल और कमेंसमेंट बताया गया है। ये रूल्स को जनरली जनरल फाइनेंशियल रूल 2017 या जीएफआर 2017 के नाम से जाना जाता है। ये सभी सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स के ऊपर अप्लाई होते हैं और उनकी सबऑर्डिनेट बॉडीज पर भी ये अप्लाई होते हैं, और ऑटोनोमस बॉडीज पर भी अप्लाई होते हैं अनलेस के उन ऑटोनोमस बॉडी के खुद के फाइनेंशियल रूल्स ना हो जो कि अप्रूव करे गए हों गवर्नमेंट द्वारा। नेक्स्ट आता है हमारा रूल 2, जिसमें की डेफिनेशंस दी हुई हैं। सबसे पहले आता है हमारा अकाउंट ऑफिसर। तो ये हेड ऑफ अकाउंट्स और पे अकाउंट्स ऑफिस का होता है। सेकंड आता है एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये हेड ऑफ यूनियन टेरिटरी होता है। थर्ड आता है हमारा एप्रोप्रिएशन। तो ये एलोकेशन ऑफ फंड होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर के लिए करे जाते हैं। फिर आता है हमारा ऑडिट ऑफिसर। तो ये हेड ऑफ ऑडिट ऑफिस होता है। नेक्स्ट आता है हमारा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो ये प्रेसिडेंट या फिर डेलीगेटेड अथॉरिटी को माना गया है। नेक्स्ट आता है हमारा कंसोलिडेटेड फंड। तो ये आर्टिकल 266 क्लॉज 1 में जो डेफिनेशन दी गई है कंसोलिडेटेड फंड की, वही फंड इन्हें माना गया है जो कि मेन गवर्नमेंट फंड होते हैं। नेक्स्ट आता है कंटिजेंसी फंड। तो ये इमरजेंसी फंड होते हैं जो कि आर्टिकल 267 क्लॉज 1 में दिया गया है। नेक्स्ट आता है कंट्रोलिंग ऑफिसर। तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट आता है डीडीओ, ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर। तो ये ऑफिसर होता है जो कि अथॉराइज्ड होता है कि वो बिल्स को ड्रॉ कर सके और पे कर सके। नेक्स्ट आता है हमारा फाइनेंशियल ईयर। तो ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। नेक्स्ट आता है हमारा हेड ऑफ डिपार्टमेंट। तो ये डिक्लेयर्ड ऑफिसर होता है जो कि मिनिमम डेप्यूटी सेक्रेटरी तक होना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन। तो ये फाइनल बजट हेड होता है या फिर ऑब्जेक्ट हेड भी होता है। नेक्स्ट आता है हमारा रीअकरिंग एक्सपेंडिचर। तो ये रेगुलर जो एक्सपेंडिचर होते हैं गवर्नमेंट के, उन्हें रीअकरिंग एक्सपेंडिचर माना गया है, जैसे कि सैलरीज। नेक्स्ट आता है हमारा नॉन रीअकरिंग एक्सपेंडिचर। तो ये वन टाइम एक्सपेंडिचर होते हैं, जैसे कि किसी मशीन की परचेज। नेक्स्ट है केपेक्स मॉडल। तो ये कैपिटल परचेज मॉडल है, इसमें ज़्यादा कुछ याद नहीं करना। और लास्ट है हमारा ओपेक्स मॉडल जो कि ऑपरेटिंग मॉडल है। नेक्स्ट आता है हमारा रूल 3, इंटर डिपार्टमेंटल कंसल्टेशन। अगर कोई डिसीजन अफेक्ट करता है एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट को, तो वो कंसल्ट करा जाना चाहिए सभी डिपार्टमेंट के साथ। और अगर कोई डिसएग्रीमेंट होता है तो फिर कैबिनेट की सलाह ली जाती है। नेक्स्ट आता है रूल 4, जिसमें कि बताया गया है डिपार्टमेंटल फाइनेंशियल रेगुलेशन। तो अगर कोई भी फाइनेंशियल रिलेटेड रूल्स हैं डिपार्टमेंट्स के, वो बनाए जाने चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अप्रूवल के बाद ही। नेक्स्ट आता है रूल 5, रिमूवल ऑफ डाउट। तो अगर कोई कंफ्यूजन या फिर डिस्प्यूट होता है किसी भी रूल को इंटरप्रेट करने में, तो ये जो डिस्प्यूट है या कंफ्यूजन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को भेजा जाएगा क्लैरिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट आता है रूल 6, मॉडिफिकेशन। तो ये रूल्स जो है ये चेंज किए जा सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा, और कोई भी अथॉरिटी इन जीएफआर प्रोसीजर को मॉडिफाई नहीं कर सकती है बिना फाइनेंस मिनिस्ट्री की अप्रूवल के बाद। और जीएफआर जो है ये हमारे मेक इन इंडिया को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। नेक्स्ट आता है हमारा चैप्टर 1, गवर्नमेंट रिसीप्शन अकाउंट। तो रूल 7 में दिया गया है रिसीप्ट इनटू गवर्नमेंट अकाउंट। तो सारी जो पैसे होंगे जो कि ड्यूज, डिपॉजिट या रेमिटेंस होंगे, ये सब के सब क्रेडिट होने चाहिए गवर्नमेंट अकाउंट के अंदर बिना कोई देरी के, जो कि आर्टिकल 150 और 283 क्लॉज 1 में दिया गया है। नेक्स्ट आता है रूल 8, पब्लिक अकाउंट डिपॉजिट। तो आर्टिकल 284 के तहत जो भी मनी रिसीव करी जाएगी यूनियन गवर्नमेंट ऑफिसर द्वारा जो कि रिवेन्यू नहीं होगी, वो पब्लिक अकाउंट में भेजी जाएगी। और जो भी मनी रिसीव करी जाएगी सुप्रीम कोर्ट या फिर यूनियन टेरिटरी की कोर्ट के द्वारा, इसमें हाई कोर्ट को रखा नहीं गया है, तो ये भी पब्लिक अकाउंट में मनी जाएगी। नेक्स्ट आता है रूल 9, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो करेक्टली असेस करे, कलेक्ट करे और क्रेडिट करे रिसीप्ट को,
या तो कंसोलिडेटेड फंड में या फिर पब्लिक अकाउंट के अंदर। नेक्स्ट आता है रूल 10, जो कि है रोल ऑफ कंट्रोलिंग ऑफिसर। तो कंट्रोलिंग ऑफिसर को एक मंथली रिपोर्ट ऑब्टेन करनी होती है अपने सबॉर्डिनेट से, ताकि वो मैच कर सके कलेक्शन को अकाउंट ऑफिसर के रिकॉर्ड के साथ और प्रॉपर और इंश्योर कर सके कि जो भी पैसा है वो प्रॉपरली क्रेडिट करा गया है। नेक्स्ट आता है रूल 11, रेवेन्यू कलेक्शन प्रोसीजर। तो को डिपार्टमेंट के पास डिटेल रूल्स होते हैं ताकि वो रेवेन्यू को कलेक्ट और रेमिट कर सके। इसमें ये GAR 6 की रिसीप्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिनको आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। ये इशू, यूसेज और रिटर्न में इस्तेमाल करी जाती हैं। नेक्स्ट आता है रूल 12, आउटस्टैंडिंग ड्यूज। तो गवर्नमेंट ड्यूज जो कि अभी तक भी अनपेड है और उनका कोई वैलिड रीजन नहीं है, तो और अगर वो इररिवोकेबल है तो वो रिटर्न ऑफ कर दिए जाने चाहिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की अप्रूवल के बाद। नेक्स्ट आता है रूल 13, रिवेन्यू रियलाइजेशन। तो रिवेन्यू को हम शो नहीं कर सकते हैं कि ये रिसीव करा गया है एक सस्पेंस हेड द्वारा। हमें एक्चुअल रियलाइजेशन, हमें जो रिवेन्यू जितना हमने जनरेट करा है उस रिवेन्यू को हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है रूल 14, रिपोर्टिंग रिवेन्यू कलेक्शन। तो इसमें जो डिपार्टमेंट्स कलेक्ट करते हैं रिवेन्यू को, वो उन्हें इन्फॉर्म करना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को अपने रिवेन्यू ट्रेंड के बारे में। और जो भी डिविएशन आते हैं सिग्निफिकेंट, अगर कोई डिविएशन आते हैं तो उन्हें मिनिस्ट्री फाइनेंस को रिपोर्ट करना चाहिए, इन्फॉर्म करना चाहिए, जो कि उनके बजट एस्टिमेट के अनुसार है। नेक्स्ट आता है रूल 15, रेंट कलेक्शन। तो रेंट रिकवरी जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर कोई CPWD नहीं है तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट या एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और अगर रिकवरी रूल्स अप्लाई करते हैं तो हमें CPWD के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना होता है। नेक्स्ट आता है रूल 16, फाइन्स, जिसमें कि बताया गया है कि अगर रियलाइजेशन और डिपॉजिट जो होंगे फाइन्स का, ये इंश्योर किया जाना चाहिए अथॉरिटीज़ के द्वारा। और रिफंड जो होते हैं ये प्रॉपरली चेक करे जाने चाहिए ताकि डबल रिफंड को अवॉइड किया जा सके और अनऑथराइज्ड रिफंड को अवॉइड किया जा सके। नेक्स्ट आता है रूल 17, मिसलेनियस डिमांड। तो अकाउंट ऑफिसर को मॉनिटर करना चाहिए कलेक्शन जो कि उसके रूटीन रेवेन्यू के बाहर आ रहे हैं, जैसे कि कंट्रीब्यूशन स्टेट से या फिर कॉन्ट्रैक्टर से। नेक्स्ट आता है रूल 18, रेमिशन ऑफ रिवेन्यू। तो रिवेन्यू क्लेम जो है ये अबेंडन या वेव नहीं किया जा सकता है बिना कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अप्रूवल के बिना। नेक्स्ट आता है रूल 19, इसमें एनुअल रिपोर्टिंग ऑफ रेमिशन बताया गया है कि 1 जून हर एक साल के 1 जून को सभी डिपार्टमेंट को सबमिट करनी होती है अपनी रेमिशन स्टेटमेंट ऑडिट और अकाउंट ऑफिसर को, अनलेस के वो अमाउंट 1,000 से कम हो तो। अगर 1,000 से कम है तो वो रिपोर्ट अपनी स्टेटमेंट सबमिट नहीं करते हैं, अगर 1,000 से ज़्यादा है तो ही उन्हें 1 जून को अपनी स्टेटमेंट सबमिट करनी होती है। और लास्ट आता है हमारा रूल्स फॉर रेमिशन। तो डिपार्टमेंट जो है ये क्रिएट कर सकते हैं अपने रूल्स और डिफाइन कर सकते हैं कि क्या रेमिशन माना जाएगा और क्या अबेंडनमेंट माना जाएगा। अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।